नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे समाचार चैनलों में और दूसरे माध्यमों से आपको जानकारी मिल रही होगी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से तो आएगी, लेकिन ये भाजपा की अपनी सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार होगी और घटक दलों के हिसाब से चलना, तालमेल बिठाकर चलना मोदी की मजबूरी होगी। क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी इस पर आप अवेयर हैं, इस पर सब कुछ देख समझ रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कि बिहार में आखिरी चरण यानी 7वें चरण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लोचा लगा है, 7वें चरण के चुनाव में जिस तरह से इन्हें धूल फेंकनी पड़ी है, उसकी वजह क्या है, कहाँ चूक और कैसे इस तरह का 8 में से 6 सीटें। आपको पता है कि आखिरी चरण में यानी 7वें चरण में इन मध्य बिहार की 8 सीटों पर चुनाव था और उनमें जो आबादी है वो वैसी आबादी है जो पिछड़ा समाज कह सकते हैं या अति पिछड़ा समाज, मुस्लिम आबादी, इन सब के बीच से गुजरते हुए ये चुनाव नतीजे जो आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जनता दल यू को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 8 में से 6 सीटें गंवानी पड़ गई हैं। जिन सीटों पर चुनाव था उनमें आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा, इन सारे सीटों पर मतदान हुए। माना यह जा रहा था कि नालंदा में जनता दल यू के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार से काफी नाराजगी है, लेकिन इसके बावजूद वहां नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा और नीतीश कुमार के नाम पर कौशलेंद्र कुमार के प्रति जनमानस में पहली नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने वोट नीतीश कुमार को दिया और कौशलेंद्र जीत गए। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी जहानाबाद में थी और नाराजगी थी चंद्रदेव चंद्रवंशी जो लगातार वहां के प्रत्याशी बनाए गए। वो कभी सांसद बनने के बाद कभी जनता की सुधि नहीं ली, क्षेत्र में गए नहीं। उनको लेकर के और उनकी छवि को लेकर के बड़ी नाराजगी थी और नाराजगी खासकर 2 समाज में थी। ये तय मानिए कि यादव समाज तो बहुसंख्यक रूप से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने से इस बार रहा, लेकिन बाकी जो सवर्ण तबका है, जो भूमिहार आबादी है, वो भी मायने रखती है। जहानाबाद में भूमिहार खासे नाराज हो गए थे, वहां से इनकी नाराजगी प्रमुख रूप से सामने आ रही थी। ये वजह है जिसके कारण वहां जहानाबाद में भूमिहार की नाराजगी बहुत भारी पड़ गई और भारी पड़ने की वजह से वहां जनता दल यू को नुकसान उठाना पड़ा। वहां लगभग जहानाबाद में जिस तरह के नतीजे आए, 1.5 लाख के मतों के अंतर से राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी सुरेंद्र यादव वहां विजयी हुए। हालांकि पिछले चुनाव में जिस तरह से 2019 और 2014 का चुनाव नतीजा आया था उसमें सुरेंद्र यादव को मात खानी पड़ी थी, लेकिन इस मर्तबा सुरेंद्र यादव ने भारी बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की और जो माना जा रहा था, जो पहले से माना जा रहा था, वो इस बार डंके की चोट पर सामने आ गया। चंदेश्वर चंद्रवंशी की उम्मीदवारी अगर जनता दल यू बदल देता तो शायद इतनी नाराजगी नहीं होती जनमानस में और ये सीट एनडीए जीत सकता था। इसके साथ साथ उसकी नाराजगी सिर्फ इस समाज की नाराजगी, भूमिहार की नाराजगी सिर्फ जहानाबाद में ही नहीं देखी गई, बल्कि उसके पड़ोस पाटलिपुत्र में भी ये असर दिखा गई है, जहां 2 बार से पराजित हो रही लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी वो मीसा भारती इस बार बड़े मार्जिन से यहाँ का चुनाव जीतने में सफल रही है। 85,000 के मतों के अंतर से रामकृपाल यादव को इन्होंने पराजित कर दिया।
इसके पीछे एक और वजह थी, उसको आप ये देख लीजिए कि 5वें चरण के जो मतदान में छपरा में गोलीकांड हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी तथा मीसा भारती की बहन रोहिणी आचार्य के बीच तनातनी के बाद जो गोलीकांड हुआ और उसमें 2 यादव समाज के लड़के मारे गए, उनकी और 2 घायल भी हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। इनके मारे जाने का एक संदेश यादव समाज में गया और यादव समाज एकाग्र होकर के और बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, गुस्से में आकर के मतदान किया। माना यह जा रहा था कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को भी यादव समाज के वोट मिलते आ रहे हैं और वोट करेंगे भी, लेकिन इस बार नहीं हुआ और ये छपरा कांड की पटकथा थी जो यादव गुस्से में आ गए और जहानाबाद पहले से नाराज थे भूमिहार समाज के लोग, यादव भी और आग में घी का काम कर गए। पाटलिपुत्र में भूमिहार तो साथ साथ नहीं ही असर दिखा पाए। पाटलिपुत्र में जो भूमिहार तबका खासकर विक्रम और पालीगंज विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करता है, बहुत आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, वो भी साइलेंट हो गया और वो भी जहानाबाद के असर से प्रतिकूल चला गया और यादव समाज के मतदाताओं ने आक्रामक रूप से कंसोलिडेटेड होकर के, एकीकृत होकर के, एकताबद्ध होकर के मीसा भारती के पक्ष में मतदान किया। इसका असर इतने बड़े अंतर से उनकी जीत साबित है। लेकिन इसके बावजूद आप गौर करें, जो शाहाबाद और भोजपुर का इलाका है वहां की 4 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार गई। बक्सर, आरा, काराकाट, सासाराम, इनमें हारने की वजह क्या हुई है, इसकी पड़ताल अगर करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ज्यादा असरदार था और दूसरा जो विपक्ष ने हवा दे रखी थी कि ये आएंगे और आरक्षण खा जाएंगे, तो भरोसा मोदी की बातों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर ना करके यहाँ के मतदाताओं ने इस बात पर भरोसा मन में कर लिया कि ये बात वाकई हमारा आरक्षण खा जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि बहुत सारे यहाँ के समाज में, यहाँ के मतदाताओं में एक बड़ा वर्ग वैसे लोगों का है जो कि मजदूरी करने के लिए आश्रित है, जो कि गरीब पिछड़ा हुआ है, इनके बच्चों की परवरिश के लिए इनको रोजी चाहिए। और दूसरा ये भी कि अगर इन्हें सेना में भर्ती मिलती है तो ये चाहते हैं ये कि हमेशा के लिए वो स्थायी रहे। लेकिन अग्निवीर योजना लाए जाने से इसका असर पड़ा, यहाँ के मतदाताओं पर असर पड़ा। उन्हें लगा कि उनके घर के बच्चे अब सेना में भी भर्ती नहीं हो पाएंगे और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपको ये बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि इन इलाकों में, भोजपुर इलाकों में बहुसंख्यक लोग जो सामान्य वर्ग के हैं, उनके परिवारों के लोग सेना में भर्ती होते हैं और अग्निपथ योजना उनके लिए भारी साबित हो रही थी। इसका भी असर देखा गया। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि जो मुस्लिम आबादी है इन क्षेत्रों में, मुस्लिम आबादी तो पहले ही से खार खा करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करती आ रही है। उनका असर और उनका प्रभाव भी समाज के सारे वोटरों पर के साथ साथ होता है। लेकिन ये काराकाट में जिस तरह से हार हुई है, काराकाट की हार और आरा की हार बहुत महत्वपूर्ण है। आरा में आर.के. सिंह जैसे सांसद और केंद्र मंत्री जो बहुत ही रुतबा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उनके काम का डंका तो बजा, लेकिन यहाँ उनकी हार हुई है और हार में जो अंतर आया है वो अंतर भी कम नहीं है। लगभग
60,000 के मतों के अंतर से इन्हें पराजित होना पड़ा है। लेकिन इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि आरा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो CPI-ML का गढ़ रहा है। यहाँ की पिछड़ी अति पिछड़ी और महादलित आबादी बहुत हद तक CPI-ML के कब्जे में रही है, प्रभावित रही है, उनके दायरे से बाहर नहीं निकल पाती है। पहले भी आरा क्षेत्र में कड़े मुकाबले हो चुके हैं और रामेश्वर प्रसाद यहाँ से सांसद CPI-ML के रह चुके हैं। तो ये कड़ा मुकाबला इस बार की लड़ाई में माले जीत गया है, RK सिंह हार गए। पड़ोस की बक्सर सीट के बारे में आपको पहले से पता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने की आंतरिक कलह, उनके अंदर की जो लड़ाई थी उसकी वजह से भी उसे नुकसान झेलना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि वहां की जीत में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। हम देखते हैं कि बक्सर में मात्र 30,000 के मतों के अंतर से सुधाकर सिंह RJD के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी से विजयी हुए। मिथिलेश तिवारी एक नवोहर, बिल्कुल नए नोहर कहे जाएंगे। वो विधानसभा का चुनाव भी 2020 में हार चुके थे। अश्विनी कुमार चौबे जो यहाँ के सांसद और मंत्री रह चुके हैं, उनका टिकट काट कर उनके ही चेले मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया। गोपालगंज के क्षेत्र के हैं, इनके ऊपर भी ये दाग लगी कि भाई ये यहाँ के नहीं है, बाहरी हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व IAS अधिकारी आनंद मिश्रा को भरोसा दिया था कि हम बक्सर से आपको उम्मीदवार बनाएंगे। ऐन मौके पर उनको टिकट नहीं मिला। अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काट कर मिथिलेश तिवारी को दे दिया गया। आनंद मिश्रा भी निर्दलीय मैदान में खड़े हो गए और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चूना लगाया, उनके वोट काटे। सुधाकर सिंह RJD के प्रत्याशी थे, इनके खिलाफ ददन पहलवान जो पूर्व विधायक हैं उस क्षेत्र के, वो भी निर्दलीय मैदान में थे। लेकिन दोनों ने बहुत हद तक असर नहीं दिखाया और कुल मिलाकर के यहाँ बक्सर में जो वोटों का ग्राफ देखा जा रहा है उसमें मात्र 30,000 से सुधाकर सिंह विजयी हुए। ऐसी स्थिति आने की नौबत क्यों आई? भारतीय जनता पार्टी को ये गौर करना पड़ेगा, NDA को गौर करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं काराकाट में जहां पवन सिंह 1 लाख वोटों से हार गए। हालांकि यहाँ अधिकृत प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह के बारे में भी ये संदेश किया कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रश्रय देकर खड़ा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको निकाल दिया। निकालने के बावजूद ये मैदान में डटे रहे। आखिर में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर पहुंच गए। लड़ाई सीधी हो गई। उपेंद्र कुशवाहा के किनारे हो जाने के बाद पवन सिंह और राजा राम प्रसाद जो CPI-ML के उम्मीदवार थे, राजा राम यहाँ से जीत गए और जीतने का जो अंतर है काराकाट में वो 1 लाख से अधिक वोटों का है। ये भी आपको पता है कि काराकाट जैसे जो रोहतास का ये इलाका है, शाहबाद रोहतास का, उनमें माले का यानी CPI-ML का अपना दबदबा है, अपना प्रभाव है। तो 2 सीटें आरा और काराकाट इस बार CPI-ML ने निकाल ली है। सासाराम में जो कभी बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र था, वहां मीरा कुमार भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के मुनीलाल राम सांसद थे, उनका एक जलवा था। लेकिन इसके बाद इस बार के चुनाव में छेदी पासवान का टिकट काटकर शिवेश राम को, जो मुनीलाल के पुत्र थे, उनको, और कांग्रेस ने कांग्रेस ने मनोज राम को यहाँ प्रत्याशी बनाया। लड़ाई तो हुई और लड़ाई में छेदी पासवान भी भीतरघात करने से नहीं चूक पाए। मीरा कुमार का प्रभाव क्षेत्र है, कांग्रेस का भी प्रभाव क्षेत्र रहा है, जगजीवन राम का अपना गढ़ है,
इस नाते लड़ाई यहाँ, और जो नाराजगी थी मोदी सरकार के प्रति, जो भी नाराजगी रही है वो यहाँ खास करके प्रकट हुई, इसलिए कि इन इलाकों में अग्निवीर योजना ज्यादा प्रभावकारी और उसका असरदार अपना दिखा पाई है, क्योंकि लोग सेना में भर्ती होना एक फक्र की बात समझते हैं, उन घरों में रौनक आती है। इन इलाकों में अग्निवीर योजना का लाभ नहीं मिल पाने, सेना में भर्ती होने का जो मौका था अग्निवीर योजना ने उसे निगल लिया था, इसका भी असर हुआ। बेरोजगारी के कारण लोगों में हताशा बढ़ी और मुस्लिम आबादी ने खोल करके इनके खिलाफ वोट किया। यहाँ का अंतर हम अगर गौर करें तो यहाँ का अंतर हालांकि बहुत बड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं कच्चा खाना पड़ा है। 19,000 के मतों के अंतर से उसे हार का सामना करना पड़ा। जहानाबाद में चंद्रवंशी की हार 1,42,000 के अधिक मतों से हुई। जनता दल यू को यह विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर जहानाबाद की सीट क्यों हारनी पड़ गई। पड़ोस की सीट औरंगाबाद भी इसके पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ गई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। औरंगाबाद की सीट कैसे इनके हाथ से फिसल गई, इस पर एक मोटा विश्लेषण यही है कि इस बार जो लालू प्रसाद यादव ने कोयरी यानी कुशवाहा वोट प्रयोग किया था, वो नवादा दूसरे क्षेत्रों में तो उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन औरंगाबाद में असर दिखा गया। संभवतः इसलिए भी कि जो अभय कुशवाहा यहाँ सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतारे गए थे, वो जनता दल यू के युवा जनता दल इकाई के अध्यक्ष रह चुके थे। जनता दल यू से छोड़ करके आए थे और उन्होंने अपने कुशवाहा मतदाताओं में लामबंदी बेहतर तरीके से कर ली। ये पहला अवसर है जबकि बिहार में चित्तौड़गढ़ नाम से जब प्रसिद्ध है, औरंगाबाद क्षेत्र में पहली बार कोई संसदीय इतिहास में पहली बार कोई गैर राजपूत वहां का सांसद बना है। और ये इबादत लिख दी है इस बार लालू यादव ने जो समीकरणों की रचना की थी उसमें। अब ये नतीजा जिस तरह से सामने आया है, साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर किसी ने बनाया है इस चुनाव में तो एनडीए के अंदर वो चिराग पासवान की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है। दूसरा, ये भाग्य विधाता और सरकार के जनक तो कहे जा रहे हैं, लेकिन जनता दल यू और नीतीश कुमार को भी ये परीक्षण करना पड़ेगा कि बिहार में किस तरह के समीकरणों की आंधी के बीच से उन्हें गुजरना पड़ा है। और अगर वाकई मोदी का साथ नहीं होता, नरेंद्र मोदी यानी एनडीए का हिस्सा वो नहीं होते, तो कितनी सीटें इंडिया गठबंधन में रहकर को निकाल सकते थे। और 2014 में अगर अकेले वो चुनाव लड़ने में गए थे, तब जो हालात बने थे, अगर वो फिर अकेला लड़ते तो क्या हालात होते। लेकिन अब वो बातें करने का विषय नहीं है, विश्लेषण करने का ये विषय है कि कहाँ चूक हुई और एनडीए की हार इन आखिरी चरण के संसदीय क्षेत्रों में कैसे हो गई, ये गौर करने का विषय है। और इस पर मुझसे ज्यादा मंथन एनडीए को करना होगा। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।